हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और दशहरे का फेस्टिवल मनाकर आप सब लोग अपनी तैयारी की तरफ फिर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन इसी बीच हमें लगा कि एक ऐसा वीडियो आपके बीच लेकर आना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश शोक में रहा। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, हर कोई उनसे कुछ सीखना चाहता है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ जान पाएंगे तभी उनसे हम कुछ सीख पाएंगे। और मेरी भी इच्छा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को रतन टाटा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी सोच के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति के उत्कर्ष को देखते हैं, उसके सफलताओं को देखते हैं, तो हम इतराते हैं उनकी सफलताओं को देखकर, उनकी उपलब्धियों को देखकर। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे का उनका संघर्ष क्या रहा, उनकी सोच क्या रही। और यदि हम हर सफल व्यक्ति के संघर्ष को देखें, उनकी सोच को देखें, तो निसंदेह रूप से आने वाले समय में ऐसे आप जैसे नवयुवक बहुत सारे लोग ऐसे कीर्तिमान रच सकते हैं और ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि हम जलते हुए उगते हुए सूरज को तो देखते हैं, लेकिन उगते हुए सूरज के पहले उसे कितना जलना पड़ता है ये कोई नहीं देखता है। और मैं भी यही चाहता हूँ। आज रतन टाटा जी के निधन के बाद जहाँ एक तरफ पूरा देश शोक में था, वहीं दूसरी तरफ हर कोई उनके विदाई में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दिल में सम्मान थे, आंखों में आंसू थे। और ऐसी विदाई हर कोई किसी व्यक्ति को इस दुनिया में मिलती नहीं। उसके पीछे एक बहुत आदर्श ज़िंदगी होती है, तब ये दिल में सम्मान भी मिलता है, आंखों में आंसू भी होती है और हाथों से तालियां भी बजती हैं। ऐसे विदाई हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि ऐसा व्यक्तित्व बने, रतन टाटा जैसी व्यक्तित्व बने। लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार कैसा रहा जीवन रतन टाटा जी का, कैसे उन्होंने शुरुआत की अपने जीवन की, कहाँ से पढ़ाई की, क्या उनके जीवन की उपलब्धियाँ रहीं, कैसे कैसे यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया, ये हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारत ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था, कि एक बहुत ही दिग्गज और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। और जाना सबको है, ये दुनिया की रीति है, एक दिन हमें भी, एक दिन आपको भी। लेकिन उससे पहले जो हमें किरदार मिला है, उस किरदार को अच्छे से निभाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति एक मोहरे की तरह इस सृष्टि पे आया है, और एक मोहरे की तरह, एक पात्र की तरह, एक नायक की तरह वह अपना किरदार निभाता है और फिर चला जाता है। और किरदार रतन टाटा जैसा ही होना चाहिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से A to Z पूरा रतन टाटा जी के बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। और मैं ये चाहता भी हूँ कि तमाम ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निधन के बाद बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये वीडियो मेरा जो है न केवल प्रतियोगी बच्चों के लिए है, और मैं ये चाहता हूँ कि गांव गिराव में, दूर दराज में रहने वाले हर एक आम नागरिक को रतन टाटा जी के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और विशेषकर युवाओं के लिए, आपके लिए तो ये वीडियो इसीलिए है, इससे आप कुछ सीखें और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने का आप खुद भी प्रयास करें। तो आइए शुरुआत करते हैं रतन टाटा जी के बारे में A to Z पूरी जानकारी। तो बायोग्राफी ऑफ रतन नवल टाटा, पूरा नाम इनका था रतन नवल टाटा। तो अभी जन्म इनका हुआ था 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में, वर्तमान में या मुंबई के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ। और ये अध्यक्ष रहे आगे चलकर टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रहे। साथ ही साथ और इनके जीवन की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही, कब किस पद पर पहुंचे, तो 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड में निदेशक रहे। टाटा सन्स के बोर्ड में ये निदेशक रहे। साथ ही साथ 1986-89 में एयर इंडिया के अध्यक्ष रहे। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने और 2012 में टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने। सवाल उठता है कि पुरस्कार क्या प्राप्त हुए। अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी उपलब्धियां की, और अपनी सोच के माध्यम से, अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से देश को बहुत कुछ दिया। 1990 के दशक में एक इंडिका गाड़ी की शुरुआत की, जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। उसमें असफलता भी मिली उनको, लोगों ने उपहास भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया था। पहला सबसे बड़ी बात जो हम लोग रतन टाटा जी से सीखते हैं कि जब उन्होंने इंडिका को लेकर जब निर्णय लिया था, जब उसमें उनके हाथ असफलता लगी, तो मायूस नहीं हुए, वो हारे नहीं। लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, बल्कि अपने निर्णय को सही साबित करके दिखाया। और जिन लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था,
उन्हीं की कंपनियों को आगे उन्होंने स्वयं खुद लिया। तो ये करके दिखाया है रतन टाटा ने। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पर? हम रतन टाटा जी से ये सीखते हैं यहाँ पर कि जीवन में जब भी कोई निर्णय लेते हैं, कई बार आप लोगों से लोग कहेंगे कि आपका निर्णय ठीक नहीं था, आपने डिसीजन सही नहीं लिया। तो रतन टाटा जी ने लोगों को ये करके दिखाया, डिसीजन कोई अच्छा खराब नहीं होता है। डिसीजन जो ले लिया जाता है, जो उसे सही कर दे, वही सबसे बेहतर होता है। तो रतन टाटा जी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए जिसकी लोगों ने आलोचना की, जिस पर लोगों को विश्वास नहीं था कि ये सही हो पाएगा, लेकिन जब निर्णय रतन टाटा जी ने ले लिया तो उसको सही करके साबित किया। और उन्होंने कई बार कहा भी है कि मायने ये नहीं रखता है कि आप निर्णय क्या लेते हैं, मायने ये रखता है कि जो भी निर्णय आप लेते हैं उसे सही साबित कर पाते हैं या नहीं। तो मैं आप युवाओं को भी यही सिखाना चाहूँगा, जो निर्णय ले लीजिए उसे सही साबित करके दिखाइए, भले ही कोई कुछ भी कहे आपसे। आपने भी अपने जीवन का एक निर्णय लिया है सिविल सेवा का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। कई बार लोग आपकी आलोचना करते होंगे, आपको डिमोटिवेट करते होंगे, इसके बारे में नेगेटिव कहते होंगे, लेकिन आपको मायूस नहीं होना है, उनका जवाब नहीं देना है, बल्कि अपने निर्णय को सही साबित करके दिखाना है। ये सीखते हैं हम रतन टाटा जी के व्यक्तित्व से। लेकिन यहाँ तक के सफ़र तय करने में उपलब्धियाँ क्या क्या रहीं, क्योंकि हमें इनके बारे में A to Z जानकारी के साथ साथ हमें परीक्षा के दृष्टिकोण पर भी कुछ नज़र डालनी होगी, कि जहाँ जहाँ आगे चलकर आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे हों वो यहाँ पर विशेषकर ध्यान दें कि क्या क्या इनको पुरस्कार अपने जीवन में प्राप्त हुए। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा था, असम राज्य के द्वारा असम वैभव, इनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया था 2021 में। पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया, जो कि देश का आपका तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। और पद्म भूषण पुरस्कार सन 2000 में मिला, और आगे चलकर 2018 में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो देश का है, और पद्म पुरस्कार की श्रेणी में पहला पुरस्कार पद्म विभूषण भी 2018 में मिला। साथ ही साथ 2006 में महाराष्ट्र भूषण भी पुरस्कार दिया गया, और किस यानी KISS मानवतावादी सम्मान 2021 में दिया गया। IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2020 में दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको 2023 में मिला। ये इनके कुछ सर्वोच्च पुरस्कार रहे रतन टाटा जी के जीवन में। साथ ही रतन टाटा जी के अगर जीवन परिचय की बात किया जाए, थोड़ा सामान्य जानकारी की बात की जाए, तो माता का नाम सुनी टाटा था, जबकि पिता का नाम नवल टाटा था। इसीलिए पूरा नाम हम कई बार रतन नवल टाटा भी कहते हैं। 1961 में टाटा स्टील में इन्होंने नौकरी शुरू की थी 1961 में। 40 से 50 साल के दौर में अपना जीवन कहाँ से कहाँ लेकर गए रतन टाटा जी। फिर आगे चल के 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला था, जबकि 1961 में इसी टाटा स्टील में इन्होंने नौकरी शुरू की थी। आगे चलकर फिर 2012 में रिटायर हुए, और 2017 तक अंतरिम चेयरमैन भी बने रहे टाटा के। इसके अलावा टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर देर रात मुंबई महाराष्ट्र में 2024 में हुआ, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ उठी, और हर कोई निराश था, हर कोई मायूस था। व्यक्ति के साथ साथ जीव जंतु भी निराश थे और आंखों में आंसू थे। उनका जो डॉगी था, उनका जो कुत्ता था जिसका नाम गोवा रखा था, वो भी उनके श्रद्धांजलि के पास, उनके अंतिम शव के पास बैठकर वो भी विलाप कर रहा था। ऐसा व्यक्तित्व था रतन टाटा का कि इंसान के साथ साथ जीव जंतु भी निराश थे और मायूस थे। साथ ही साथ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है, आने वाले समय में पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है रतन टाटा जी की। 2 पुस्तकें बहुत फेमस रही रतन टाटा जी की, ध्यान रखिएगा। एक फ्रॉम स्टील टू सेलुलर, एक पुस्तक है फ्रॉम स्टील टू सेलुलर, और दूसरी पुस्तक है द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। ये दोनों पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग भूलेंगे लेकिन इसको याद रखिएगा, ये दोनों पुस्तक रतन टाटा जी की बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे, कथन थे, जो सबसे ज़्यादा हम सबको प्रेरित करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, पूरे देशवासियों को प्रेरित करते हैं। और जो नहीं जानते हैं जानिए, क्योंकि इन्हीं कथनों में, इन्हीं सोच में, इन्हीं अनमोल कथन में पूरी सोच छिपी हुई है, पूरा माइंडसेट छिपा हुआ है रतन टाटा जी का। और जिस माइंडसेट की बदौलत एक छोटी सी नौकरी की शुरुआत करके जीवन में इतना बड़ा सफ़र तय किया रतन टाटा जी ने। इनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। कोई व्यक्ति अचानक से उपलब्धि नहीं प्राप्त करता, कोई व्यक्ति अचानक से सफल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि जन्म के बाद बहुत ही
सीमित समय में ही इनके पेरेंट्स का भी निधन हो गया, लेकिन फिर भी रतन टाटा जी संघर्ष करते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रेरक कथन क्या रहे और इन्हीं कथनों में इनकी सोच झलकती है रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी ने कहा सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रेरक कथन है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है या गलत। ये पहले दिन से कैसे जान सकते हैं आप? यही बात हम लोग समझ नहीं पाते। कई बार जो निर्णय लेते हैं हम तुरंत सोचते हैं कहीं हम असफल ना हो जाएं, कहीं हम हार ना जाएं, कहीं वापस ना आना पड़े, कहीं लोग हंसे ना, कहीं हमें असफलता हाथ ना लगे। अगर ये सोच आपकी है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रतन टाटा जी ने कहा कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। दैट इज पॉइंट। यही आपको भी करना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे अभी लाइव या बाद में देख रहे हैं वीडियोस, ये सबको जीवन में इस कथन को याद रखना है और इसे इंप्लीमेंट करना है अपने जीवन में कि सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखना है। जो निर्णय आपने ले लिया उसे सही साबित करने का प्रयास करना है। दूसरी बात, शक्ति और धन मेरे दो प्रमुख हित नहीं हैं। सिर्फ पावर और पैसे के साथ ही जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका एक महत्वपूर्ण कथन रहा कि शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। साथ ही साथ रतन टाटा जी ने कहा, रतन टाटा जी की बात अगर की जाए तो कुछ अन्य इनके और भी पुरस्कार हैं जो प्राप्त हुए। इनके कुछ और भी अनमोल वचन है, कथन है। अभी डिटेल में जितने भी कथन हैं इनके, जितने भी अनमोल वचन हैं, उन सब से आपको हम परिचित कराएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां तो मैंने बता दिया था, लेकिन कुछ अन्य पुरस्कार भी इनको छोटे छोटे प्राप्त हुए। जो बड़े पुरस्कार थे, पद्म भूषण, विभूषण, ऑस्ट्रेलिया का सम्मान, वो मैंने आपको बताया, असम वैभव, महाराष्ट्र भूषण। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य उपलब्धियां भी रही, अन्य पुरस्कार भी रहे रतन टाटा जी के। जैसे कि ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक इन्हें 2004 में प्राप्त हुआ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2005 में प्राप्त हुआ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और मानद फेलोशिप 2007 में इनको प्राप्त हुआ। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर का पुरस्कार 2009 में प्राप्त हुआ। यूके ने भी मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009 में प्राप्त हुआ। साथ ही साथ नाइट द फ्रांस 2014 में प्राप्त हुआ। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस ये सन 2000 में प्राप्त हुआ। और मानक नागरिक पुरस्कार सिंगापुर 2008 में प्राप्त हुआ। और मानक ऑफिसर ऑफ लिटरेचर HSNC यूनिवर्सिटीज 2022 में प्राप्त हुआ। ये रतन टाटा जी के अन्य पुरस्कार हैं। टाटा जी के कार्यकाल में कुछ नेतृत्व भी हुए, जैसे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर कारोबार का विस्तार किया। कोरस स्टील 2007 में टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण किया, जो कि एक ब्रिटेन कंपनी की थी, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। कहा तो यह जाता है दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर न जाने कितनी अन्य बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इस टाटा स्टील कंपनी का स्टील का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जगुआर और लैंड रोवर को 2008 में इसका अधिग्रहण किया, जिससे वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी बन गई। ये सबसे बड़ा परिवर्तन रहा और सबसे बड़ा तमाचा रहा विदेशी कंपनियों का, क्योंकि इसी इंडिका का निर्माण करने के बाद इसी कंपनी ने टाटा जी का मजाक भी उड़ाया था कि जब आप हिंदुस्तानी सही निर्णय नहीं ले पाते तो ऐसा बिजनेस करते क्यों हैं। लेकिन इसी शब्द के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। इंडिका को बेचा नहीं, बल्कि अपने निर्णय को सही साबित करने में अपना सब कुछ झोंक दिया रतन टाटा जी ने, और आगे चलकर जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनी का खुद अधिग्रहण किया। तभी लोगों ने आलोचना की, लेकिन उसे सही साबित किया रतन टाटा जी ने। साथ ही टाटा नैनो, जब उन्होंने महसूस किया आम जनता को देखकर कि किसी एक बाइक पर एक परिवार अपनी बीवी और बच्चों के साथ जब वो जाता है और बारिश में भीगता हुआ, तब उनको महसूस हुआ कि हम बड़े बड़े कार निकाल करके, महंगी महंगी कारें निकाल करके हम उच्च वर्ग तो 4 व्हीलर के अंदर बैठा दिए, उनको धूप से, उनको वर्षा से, उनको किसी आंधी तूफान से बचा दिए, लेकिन एक आम जनमानस अभी भी 4 व्हीलर में नहीं चल पा रहा है। तब उनके दिमाग में पहली बार ये विचार कौन था कि हम एक ऐसी सस्ती कार का निर्माण करेंगे जिससे एक आम वर्ग का व्यक्ति भी, एक समान जनता के जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी 4 व्हीलर में चल सकें। उसी समय 2000 आपके 8-9 के समय टाटा नैनो का उन्होंने निर्माण किया, और इन्हीं के कार्यकाल में टाटा नैनो लॉन्च किया गया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है।
हालांकि उस मात्रा में ये बहुत सफल नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम जिनको कार में चलने का और बैठने का सपना था, उनके सपनों को पूरा करने में रतन टाटा जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे ये साफ प्रतीत होता है रतन टाटा जी का दिमाग जो था, जो उनकी सोच थी, केवल व्यवसाय करना नहीं था, केवल बिजनेस करना नहीं था, केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए और देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए वह बहुत कुछ करना चाहते थे। अगर सिर्फ व्यवसाय करना उनका उद्देश्य होता, सिर्फ पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता, तो शायद ये कदम नहीं उठाते रतन टाटा जी। और शायद व्यक्ति का जो माइंडसेट होना चाहिए यही होना चाहिए। मैं कई बार आप लोगों को भी समझाता हूं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर लें, हम अपने कैरियर को कैसे स्टैंड कर लें, हम कैसे सफल हो जाएं, हम कैसे उत्कर्ष पर पहुंच जाएं, हम कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर लें। सिर्फ अकेले के बारे में नहीं सोचना है। इस समाज ने, इस देश ने, इस सृष्टि ने हमें इतना कुछ दिया है, और जब हमारे अंदर योग्यता आई, जब हमारे अंदर एलिजिबिलिटी आई, तो हम कोशिश करें कि इस देश को, इस समाज को हम अपने कार्यों से क्या लौटा सकते हैं, हम अपनी गतिविधियों से क्या वापस कर सकते हैं। और हर व्यक्ति में ये ताकत है, लेकिन व्यक्ति परेशान है सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने पर। जिस दिन आपकी सोच ये आ जाएगी, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, तो निसंदेह रूप से आप बड़ा कर जाएंगे। और शायद यही सोच रतन टाटा जी की थी। वह केवल एक व्यवसायी नहीं, एक बहुत बड़े परोपकारी व्यक्ति भी थे। आगे चलते हैं, कुछ और बातों को देखते हैं। जैसे इनकी शिक्षा के बारे में बात किया जाए, रतन टाटा जी की ने कहाँ से एजुकेशन ली। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, आप व्यवसायी बनिए, उद्योगपति बनिए, बिजनेसमैन बनिए, जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी। हालांकि जीवन में बहुत सारे लोगों ने बहुत उच्च शिक्षा न प्राप्त करके भी बहुत उच्च उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन निस्संदेह रूप से यदि आपके पास बेहतर शिक्षा होगी तो आप जीवन में और बेहतर कर पाएंगे। अगर रतन टाटा जी की शिक्षा की बात किया जाए तो कॉलेज डिग्री कौन कौन सी उन्होंने प्राप्त किया, तो 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, विदेश में कार्य किया। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजल्स में जोन्स और एमांस के साथ काम किया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। तो निसंदेह रूप से इनके बिजनेस में जो सोच थी, इस पढ़ाई का शायद इनके जीवन में खूब प्रभाव रहा रतन टाटा जी के। साथ ही साथ आयु 86 वर्ष की आयु में अंततोगत्वा इनका निधन हुआ। और इनके अनमोल वचन क्या है, इसी अनमोल वचनों के साथ हम पूरे के पूरे व्यक्तित्व को और उनकी पूरी सोच को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इनकी बेसिक जानकारी के साथ साथ इनके पुरस्कार क्या रहे, इनकी उपलब्धियां क्या रही, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, पूरे देश के युवक समझे कि कैसे माइंडसेट के व्यक्ति थे। आज गांधी जी को समझने के लिए पूरा पश्चिम रिसर्च कर रहा है, आखिर गांधी जी की सोच कैसे थी, बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनकी सोच कैसे थी, नेहरू जी की सोच कैसे थी, अम्बेडकर जी की सोच कैसे थी, उनके माइंडसेट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में इतने सफल रहे रतन टाटा जी, आखिरकार रतन टाटा जी की सोच क्या थी, कैसे सोचते थे। हम कई बार जब पॉलिटी पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो कहते हैं जब कभी वे न्यायपालिका संविधान निर्माताओं की सोच को जानना चाहती है, संविधान निर्माताओं के मन को समझना चाहती है, तो उनको जानने की कुंजी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना झांक कर देखेंगे तो आप संविधान निर्माताओं की मन की बातों को जान पाएंगे। लेकिन जब आप रतन टाटा जी के मन को जानना चाहेंगे तो उनके अनमोल कथनों को आप देखिए, तो उनका माइंडसेट अपने आप समझ जाएंगे आखिरकार रतन टाटा जी कैसे सोचते थे और क्या सोचते थे, और उससे हम क्या सीख सकते हैं। उद्देश्य यही है इस पूरे वीडियो का कि हमारे नवयुवक क्या सोच सकते हैं, क्या सीख सकते हैं रतन टाटा जी के जीवन से, उनके माइंडसेट से, पूरे देशवासी क्या सीख सकते हैं उससे। तो आइए देखते हैं अनमोल वचन क्या रहे कि हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, जीवन का मजा लीजिए। सबसे पहले एंजॉय करना है, मशीन की तरह काम नहीं करना है। जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हो, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो किसान होंगे, खेती का काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो व्यवसायी होंगे, व्यवसाय का काम कर रहे होंगे। जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन जीवन जिए, जीवन जीना भी पड़ेगा। हम लोग पढ़ाते हैं तो कई बार गलतियां तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जीवन में जीना भी है, एंजॉय भी करना है, बिकॉज वी ऑल आर नॉट अ मशीन। हम सब मशीन नहीं है, हम सब एक मानव हों, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग को, एक मानव को काम के साथ साथ जीवन में एंजॉय भी करना है। तो इन्होंने अपने जीवन को जिया भी, ऐसा नहीं है
ये काम आपको भी करना है। जो भी काम करिए एंजॉय के साथ करिए, आनंद के साथ करिए, इंटरेस्ट के साथ करिए। उन्होंने कहा कि हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, जीवन का मजा लीजिए। साथ ही साथ हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है। जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं, जो हम सब के पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। हम लोगों के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन अवसर हम सब के पास समान है। अगर आप 30 साल की उम्र में बैठे हैं, हम 30 साल की उम्र में बैठे हैं, वो 30 साल सबको मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, वो अवसर सबको मिलेगा। भुनाइए। उसी अवसर में कोई क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बन गया, उसी अवसर में कोई हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद बन गया, उसी अवसर में कोई संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर बन गया, उसी अवसर में कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गया, और उसी अवसर के बीच कोई रतन टाटा बन गया। तो आप भी ऐसा कुछ बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी अवसर समान है। प्रतिभा समान नहीं हो सकती, लेकिन जो अवसर मिला है उस अवसर में वैसी प्रतिभा का निर्माण आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन समान अवसर है, और अपनी प्रतिभा को विकसित करने में हम अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। उस अवसर में जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, प्रतिभा बनानी पड़ती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो प्रतिभा बनाइए। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं, आप कहां से आए हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कहां तक जाना चाहते हैं मायने यही रखता है। साथ ही साथ अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आपके लिए, कितनी शानदार बात रतन टाटा जी ने कही कि अगर आप बहुत तेज चलना चाहते हैं, छोड़ दीजिए भीड़, अकेले चलिए और जाइए। रफ्तार के साथ आप आगे कुछ दूर जा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत दूर जाने के लिए क्या करना होगा सर? लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। ये जब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो आंखें नम होती हैं। इसलिए नम होती हैं कि शायद यही सोच हमारे रतन नवल टाटा जी की थी। वो साथ साथ चलना चाहते थे, वो तेज नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि वो अकेले नहीं चलना चाहते थे, वो बहुत दूर तक जाना चाहते थे। इसलिए वो साथ साथ चलना चाहते थे, और हम सब के साथ साथ चलते चलते वो बहुत दूर चले गए। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में साथ साथ चलना है। जब हम समूह के साथ चलेंगे, एकत्र होकर चलेंगे, सबकी सोच को लेकर चलेंगे, सबके साथ विकास करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत दूर तक अगर आप जाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल आप रफ्तार पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी सोच वाला आदमी कभी अकेले नहीं चलता, वो साथ साथ चलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर लोग आपको पत्थर मारते हैं तो उनका प्रयोग महल बनाने के लिए कर लें। इसकी उपमा आप समझ पा रहे हैं कि आप लोग आपको पत्थर मारते हैं, उस पत्थर को उठा के फिर नहीं मारना है। लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आप पर कटाक्ष करेंगे, लोग आप पर कमेंट करेंगे, लेकिन उस कमेंट के बदले कमेंट नहीं करना है, उस कमेंट का रिप्लाई आपको आवेश में नहीं देना है, उस कमेंट को अपनी सफलता से जवाब देना है। ये इसका मतलब हुआ कि अगर लोग आपको पत्थर मारते हैं तो उनका प्रयोग करिए, किसमें? महल बनाने के लिए कर लीजिए। कुछ दिन बाद लोग सोचेंगे ये कैसी भूल कर गए, हमने पत्थर मारा, हमने सोचा बदले में कुछ आया। ये भी एक्टिविटी करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन ये आदमी तो उसी से महल बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पर देश के महान क्रिकेटर युवराज सिंह को जानते होंगे। फ्लिंटॉफ ने उनको उकसाया, गुस्से में किया, लेकिन बाद में बहुत पछताया, और इंग्लैंड आज तक पछता रहा है। आखिरकार हमने क्यों छेड़ा युवराज सिंह को, हमने क्यों उकसाया? हमने तो उसको उकसाया और वो 6 छक्के लगा दिया। इस बात का अफसोस है, आज इंग्लैंड को आज तक अफसोस है। तो निसंदेह रूप से जीवन में लोग आपको उकसाएंगे, आप पर पत्थर मारेंगे, लेकिन उस पत्थर से उनको मारना नहीं, उसी पत्थर से आपको इमारत बनाना है। इसकी उपमा आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। साथ ही अच्छी मेहनत करने और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। जो मेहनती लोग हैं, जो आपसे छोटे लोग हैं, उनको कभी मत चिढ़ाओ। क्यों? एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हें उनके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। कभी भी मेहनत करने वाले लोगों को, कभी भी दृढ़ संकल्प वाले लोगों को आप चिढ़ाओ मत, न ही उनकी अवहेलना करो, क्योंकि वक्त आएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत ऊंचाई तक का सफर तय करते हैं, और मेहनत करने वाले एक दिन आपसे बहुत आगे जाएंगे और आपको उनके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। साथ ही जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं हूं, वह मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। एक दुखद दिन, जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं हूं, वह मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। यानी हर दिन
आप अपने पंखों को खोलिए और उड़ने का प्रयास करिए। और जिस दिन आप उड़ने का प्रयास नहीं कर पाए, जिस दिन आप बिस्तर पर ही बैठे रह गए, वही दिन आपके दिन का सबसे मायूस दिन है। हर दिन बढ़ना है, हर दिन चलना है, आपको एक दिन भी रुकना नहीं है। हर दिन पर खोलना है और आसमान की तरफ उड़ना है। और उड़ना जिस दिन बंद, उस दिन कहानी बंद। और अंतिम में रतन टाटा जी ने कहा कि टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असली जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है। वो लग्जरी लाइफ, वो रिलैक्स, वो एंजॉय, वो आराम हमें रियल लाइफ में दिखता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में सिर्फ हार्ड वर्क है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए सीरियल की लाइफ में, टीवी की लाइफ में, रियल की लाइफ में विश्वास नहीं करना है। विश्वास आपको अपनी रियल लाइफ में करना, वो रियल है, रियल नहीं है। अपनी जीवन में, अपना जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसकी आदत डाल लो। जीवन एक जैसा नहीं है। अंतिम कथन शायद यही है रतन टाटा जी का, जीवन ईसीजी की तरह है जो उतार चढ़ाव भरी है। और जिस दिन वो रेखा सीधी हो गई, समझे कि कहानी समाप्त। जीवन उतार चढ़ाव है और आप उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं, आप उतार चढ़ाव से टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं, यही तो जीवन है। अगर उतार चढ़ाव है तो जीवन है, उतार चढ़ाव नहीं तो जीवन नहीं है। और अंतिम में रतन टाटा जी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। जब तक ईसीजी की रेखा ऐसे है, तब तक है कि आप जीवित हैं, और ये रेखा ऐसी हो गई तो कहानी खत्म। और एक दिन आया, अक्टूबर की एक रात, रतन टाटा जी की रेखा ऐसी हो गई। और ये बात उन्होंने बहुत पहले बता दी थी कि जीवन तो ईसीजी की तरह है, जब तक ये ऊपर नीचे है तब तक जीवन चल रहा है। और ये ऊपर नीचे का मतलब ईसीजी की रिपोर्ट नहीं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव है। और ये रेखा जिस दिन सीधी हुई, उस दिन कहानी समाप्त। तो ये कुछ अनमोल वचन थे रतन टाटा जी से, जिससे पूरे देश को सीखना है, हम सबको सीखना है, हमें सीखना है, आपको सीखना है, पूरे देशवासी को सीखना है। हम औपचारिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन शायद असली श्रद्धांजलि वही होगी, हम उनके कदमों पर कुछ चलने का प्रयास करें, उनसे कुछ सीखें, वैसा परोपकार हम करें, लोगों के लिए वैसी संवेदना रखें। हमें जो कुछ ये समाज दे, जो कुछ ये देश दे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इस देश को लौटाने के लिए सोचें, एक बड़ा हिस्सा इस समाज को लौटाने के लिए सोचें। ये हम सीखते हैं रतन टाटा से। तो मेरा भी यही संदेश है आप सभी देशवासियों से, आप सभी विद्यार्थियों से, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, अच्छा इंसान बनिए, पहले एक परोपकारी व्यक्ति बनिए, देश के लिए कुछ करने का मादा रखिए, निस्वार्थ भाव रखिए और मेहनती बनिए, हार्ड वर्कर बनिए। जो निर्णय लीजिए उसको सही साबित करने में अपना सब कुछ लगा दीजिए। और आपने एक ही निर्णय लिया है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी बच्चे हैं, उनका एक ही निर्णय है कि सिविल सेवा का चयन करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, तो निर्णय ले लिया, उसको सही साबित कर दीजिए। अगर रतन टाटा जी को आप अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अगर आप सैल्यूट करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं, तो बस एक चीज़ सीख के जाइए कि जो निर्णय हमने ले लिया है उसे मैं सही साबित करूंगा, एट एनी हाउ, कैसे भी। और जीवन उतार चढ़ाव भरा है, उसे सही साबित करने में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, और यही जीवन है। बगैर उतार चढ़ाव के आपका जीवन एक सीधी रेखा की तरह हो जाता है, और सीधी रेखा का मतलब जीवन समाप्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ रतन टाटा जी के बारे में आप संपूर्ण बेसिक जानकारी आप समझ पाए होंगे। बाकी अन्य छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरियाँ, छोटी छोटी खबरें, उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं आप लगातार यूट्यूब पे अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएं सुन रहे हो, लेकिन मेरा मकसद था उनके बारे में कम से कम बेसिक जानकारी देश के हर नागरिक को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए, और उनसे कुछ सीखना है। मुख्य उद्देश्य यही था कि हम क्या सीखते हैं रतन टाटा जी से, रतन टाटा जी के व्यक्तित्व से। हमारा सिखाना, मुख्य उद्देश्य यही सिखाना था आपको। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से निसंदेह रूप से आज के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। और सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को शायद यही होगी कि हम उनके जैसा कुछ करने का प्रयास करें, उनके मंसूबों को समझें, और उनके मंसूबों को सफल बनाने के लिए देश का यदि प्रत्येक नागरिक करने का प्रयास करेगा, तो शायद इससे बेहतर श्रद्धांजलि हमारे रतन नवल टाटा जी को नहीं हो सकती।
बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनके बारे में बेसिक जानकारी को समझ पाए होंगे और यूट्यूब पर सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको रतन टाटा जी के बारे में पूरी बेसिक जानकारी। क्या रतन टाटा जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिल पाई? और ये भी कमेंट करके बताइएगा क्या रतन टाटा जी जैसा आप जीवन में एक दृढ़ संकल्प और एक मेहनती व्यक्ति बनेंगे? क्या इस समाज से जो कुछ भी आप लेंगे उसे वापस करने का प्रयास करेंगे? क्या इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रखेंगे? और तब तक आगे लड़ते रहेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। और जो निर्णय ले लिया है, शपथ लीजिए कि सर अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने निर्णय को सही साबित नहीं कर देते। धन्यवाद।